नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। इसमें क्या अंतर है आज हम लोग ये बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और इसके एग्जाम्पल भी पूरी तरह से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। आइए फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग प्रबल अम्ल भी कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग प्रबल अम्ल भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर, जब ये वाटर में डिसोसिएट किया जा रहा है, इट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, जब ये वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है या डिसोसिएट किया जा रहा है तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है। मतलब कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं वो सब पूरी तरह से घुल जा रहे हैं, उसको हम लोग आयोनाइज्ड होना कहते हैं। इट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एंड प्रोड्यूस करंट इन हाई अमाउंट, इसका मतलब है कि जब इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट जितने भी थे वो घुल गए, आयोनाइज्ड हो गए, तो इनकी पावर ज़्यादा हो गई, तो ये हाई अमाउंट में इन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दिया। आइए हिंदी में देखते हैं। जब प्रबल अम्ल को पानी में घोला जाता है तब यह पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और ज़्यादा मात्रा में विद्युत उत्पन्न करता है। जब प्रबल अम्ल को पानी में घोला जाता है तो ये पूरी तरह से पानी में घुल जा रहा है। जब ये पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो इसके सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन करेंगे या विद्युत को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दीज आर ओनली 7 टाइप्स। जो यहाँ पर 7 तरह के आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये 7 तरह के एग्जाम्पल, इन 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी एसिड हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ 7 तरह के हैं, आइए उसको हम देखते हैं। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमाइड, HI हाइड्रो आयोडाइड एसिड और HClO3 और HClO4। ये जो आपके 7 तरह के हैं, ये 7 तरह के ही स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि ये प्रबल अम्ल होते हैं। इन सातों के अलावा जितने भी एसिड प्रेजेंट हैं वो सारे आपके वीक एसिड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीक एसिड की तरफ देखते हैं। वीक एसिड यानी तनु अम्ल। वीक एसिड को हम लोग तनु अम्ल भी कहते हैं। तनु, वीक मतलब तनु, कमज़ोर या सॉफ्ट। तो वीक एसिड को हम लोग तनु अम्ल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर, इसको जब वाटर में हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं, इट नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से पानी में घुल नहीं रहा है। प्रोड्यूस करंट इन लो अमाउंट, फिर क्या होता है, फिर इसमें से करंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं है, कम आयोनाइज्ड है, तो ये लो अमाउंट में करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसको तेवर समझ लीजिए। जो आपका वीक एसिड है, इसको जब वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपका आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है, इसको नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एंड प्रोड्यूस करंट इन लो अमाउंट। जब ये पूरी तरह से नहीं घुल रहा है तो इसका जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट वो पूरी तरह से वीक है, या उसको हम लोग पूरी तरह से लो अमाउंट कह सकते हैं, जो कम मात्रा में है। आइए हिंदी में देखते हैं। जब तनु अम्ल को पानी में घोला जाता है तब ये पूरी तरह से पानी में नहीं घुलते हैं। जब इनको हम पानी में घोल रहे हैं, तनु अम्ल यानी कि वीक एसिड, इनको जब हम लोग पानी में घोल रहे हैं तो ये पूरी तरह से पानी में नहीं घुल रहे हैं और कम मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं या विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, उसके सारे एंड्स जो पानी में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, जब वो डिज़ोल्व हो जा रहे हैं तो वो हाई अमाउंट में आपका करंट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर अगर हम वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड जो है आपका
वो नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, यानी कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है पानी में। उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। तब ये जब पूरी तरह से नहीं होगा तो इसकी जो पोटेंसी भी कम होगी, तो ये करंट भी कम अमाउंट में या लो अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आइए इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, H2SO3 H2SO3 और HNO2। देखिए यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है आपका और ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर क्या H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ H2SO3 है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, तो इस वजह से ये आपका वीक एसिड की कैटेगरी में आ गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आता है इस तरह का, जो कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं इस तरह का, एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि ये एसिड है, अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देख लीजिए H2SO4 आपका जो जहाँ पे ऑक्सीजन 4 है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में है, और इससे एक कम हो गया वो आपका वीक एसिड में है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं HNO2, और यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले में देखिएगा HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसमें देखिएगा कंफ्यूजन है, अगर ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रस एसिड यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 अमाउंट में है, तो यहाँ पर ये आपका नाइट्रस एसिड है और ये आपका वीक एसिड है। तो ये क्वेश्चन इसमें भी आता है कि इसमें से आपको चूज़ करना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है और ये दोनों आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है ये वाला आपका चैप्टर क्लियर हुआ होगा और आपको याद हुआ होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की तरफ। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेस के दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रबल क्षार, और आपका वीक बेस इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तनु क्षार। ये क्षार के दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर, जब इसको डिसोसिएट करते हैं वाटर में, इट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब इसके जितने भी आयंस हैं वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जा रहे हैं। जब उसके आयंस डिज़ोल्व हो जा रहे हैं तो उसको आयोनाइजेशन कहते हैं, और जो आयोनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसको आयोनाइज्ड कहते हैं। ठीक है, इट व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर इट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ करंट। एंड गुड कंडक्टर ऑफ करंट मतलब कि जब ये पूरी तरह से घुल जा रहा है, इसके सारे आयंस जो हैं वो पानी में घुल जा रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तब ये क्या कर रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ करंट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा करंट प्रोड्यूस किया जा रहा था, बट यहाँ पे जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ करंट है। ये कंडक्टर को, ये करंट को कंडक्ट कर रहा है गुड क्वांटिटी में, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जा रहा है। जितना ज़्यादा ये आयोनाइज्ड होगा उतना ही अच्छा ही कंडक्टर होगा। तो ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो चुका है, तो ये गुड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट है। इसके एग्जांपल देखते हैं। LiOH, NaOH, KOH और RbOH, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबाब हाइड्रोक्साइड, ये आपके चारों स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वीक बेस यानी कि तनु क्षार। वीक बेस को हम लोग तनु क्षार भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन इट डिसोसिएट इन वाटर, जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड मतलब कि ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। एंड इट बैड कंडक्टर ऑफ करंट, और फिर ये बैड कंडक्टर ऑफ करंट है। तो देखिए
वो हमारा पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जा रहा था स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो गुड कंडक्टर था, उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो पूरे आयोनाइज्ड हो जा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो वीक बेस है, वीक बेस में इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज्ड नहीं हो जा रहे, ये पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा है, तो ये बैड कंडक्टर है करंट का, ये बैड कंडक्टर है। इसको देखिए हिंदी में क्या है, जब तनु क्षार को पानी में घोला जाता है तब ये पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता है। जब इसको हम पानी में घुलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से पानी में घुल नहीं रहा है, और विद्युत का ये बुरा सुचालक होता है। वो अच्छा सुचालक था स्ट्रॉन्ग बेस आपका, और आपका वीक बेस है वो बुरा सुचालक है, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल नहीं रहा है। तो जब ये पूरी तरह से घुलेगा नहीं तो उसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा, उसको सुचालक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। NH4OH FeOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारे वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। अब ये देखिएगा, इसमें आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस जो है वो कैसे हम पहचानें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए OH एक मॉलिक्यूल है, Li एक मॉलिक्यूल्स है, लिथियम का और हाइड्रोक्साइड का दोनों का एक एक मॉलिक्यूल्स है, दोनों की पोटेंसी बराबर है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। यहाँ पर देखिए NaOH, यहाँ पे Na और OH दोनों एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की पोटेंसी बराबर है। KOH, यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड दोनों एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की पोटेंसी बराबर है। RbOH, आपका रूबार्ब और OH दोनों के एक एक आयंस हैं, दोनों की पोटेंसी बराबर है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो जिसके साथ में भी बॉन्ड कर रहे हैं, जिसके साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, जिसके भी साथ में वो अपनी बॉन्डिंग कर रहे हैं, जो सॉल्ट तैयार हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो दोनों के साथ जो भी सॉल्ट उनके साथ बन रहा है उनके बराबर के मात्रा में उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग वीक बेस। वीक बेस में क्या होता है, NH4OH, यहाँ पर OH एक है लेकिन NH4 ज़्यादा है, NH4 ज़्यादा है, OH एक है। यहाँ पर देखिए FeOH2, यहाँ पे Fe एक मॉलिक्यूल्स है और OH के दो मॉलिक्यूल्स हैं। Fe को पूरी तरह से, उसकी कक्षा को पूरी तरह से भरने में मॉलिक्यूल्स OH के दो लग रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स लगे हैं तब जाके ये पूरा सॉल्ट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे Fe का एक और OH के दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तब जाके यहाँ पे उसके सॉल्ट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए OH दो बार लिया गया है, यानी कि इसके मुकाबले Fe के मुकाबले OH स्ट्रॉन्ग कम है, तो उसको दो बार आना पड़ा, उसको दो मॉलिक्यूल्स आने पड़े तब जाके वो Fe के बराबर आ पाया। तो यहाँ पे भी वीक है, OH वीक है। नेक्स्ट में आते हैं ZnOH जो है उसमें Zn एक है, OH दो है। यहाँ पे भी OH के दो मॉलिक्यूल्स को एक Zn के साथ बाइंड करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे Zn एक है, OH दो है आपका। नेक्स्ट पे आते हैं AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ हाइड्रोक्साइड जो OH आयन है वो तीन मॉलिक्यूल्स हैं तब जाके वो एक एल्यूमिनियम के आयंस को बॉन्ड कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके जो भी आपके OH और साथ में उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के आयन बराबर होते हैं। लेकिन जो हमारे वीक बेस है, वीक बेस में मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होते, या तो ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, OH से ज़्यादा है, और यहाँ पर OH ज़्यादा है और ये लोग कम है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और आपका वीक बेस, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप इसको प्ले कर लीजिएगा शुरू से, तो आपको पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और अभी आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये दोनों आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस ये चारों आपको याद हो गए होंगे। इसमें क्या अंतर होता है और इनकी डेफिनेशन क्या है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं आज हम लोग वीडियो में।
और हमारे नए वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।